हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैकईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 9 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। इसमें हम देखेंगे कि इथिक्स के पेपर में 2014 में जो प्रश्न पूछा गया उसे आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, GS4 इथिक्स का प्रश्न है। 150 शब्दों में हमें लिखना है। 2014 में पूछा गया। तो हम देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है? लोक प्रशासन में ये और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? काफ़ी सरल सा प्रश्न है और इसे हम काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। पहले हम इसके इनकोड को देखते हैं। वर्ड कौन से हैं? तो कोडिंग वर्ड है मानव जीवन, दूसरा है नैतिकता, तीसरा है प्रोन्नति करने की चेष्टा, चौथा है लोक प्रशासन में, पांचवा है और भी अधिक महत्वपूर्ण। क्लियर? तो आप समझ गए कि आपसे प्रश्न ये पूछा है कि मानव जीवन में जो नैतिकता का रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? कि अर्थात कोई भी मानव है और अगर उसके अंदर नैतिकता के इनपुट्स विद्यमान हैं तो सच में वो प्रोन्नति कर सकता है या विकास के मार्ग पर चल सकता है। और यही चीज़ जब लोक प्रशासन की बात में आती है या एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में आती है तो और भी अपना रोल महत्वपूर्ण रूप से निभाती है। अर्थात मानव जीवन में नैतिकता इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन लोक प्रशासन में ये मानव जीवन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? इस प्रश्न का इनकोड आप समझ गए। तो अब हम कोशिश करेंगे इसके उत्तर को लिखें। तो आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए नैतिकता का क्या मतलब है या नैतिकता मापन के वो टूल्स कौन से हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मानव के नैतिकता के जो टूल्स हैं उनका क्या उपयोग है और क्यों महत्ता बढ़ जाती है। क्लियर? और फिर आप एक अपना निष्कर्ष दे देंगे जिससे आपका ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि आगे हमें इसका इनकोडिंग वर्जन कैसे पॉइंट फॉर्म में करना चाहिए। तो इनकोड में मानव जीवन में नैतिकता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किस बात की प्रोन्नति की बात करता है, ये बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि लोक प्रशासन में ये और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, जब ऐसे प्रश्न आपके पास आते हैं कि जिसका उत्तर ऊपर वाले उत्तर से दूसरे उत्तर को निर्धारित करे, तो आपके पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप या तो ऊपर वाले को अच्छे से डिफाइन कर दो और नीचे वाले को उसके निष्कर्ष के तौर पर उपयोग कर लो। होता क्या है, कई बार स्टूडेंट्स ऊपर की भी बात बताएंगे पॉइंट फॉर्म में और नीचे की बात भी अलग से फिर से पॉइंट फॉर्म में बताएंगे, जिससे आपका उत्तर शब्दों की मर्यादा को तोड़ देता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने प्रश्न में RIG का फॉलो करें, यानी कि रिपीटिशन ना करें, इरिलेवेंट तथ्य ना डालें और जनरलाइज होकर इतना मत लिखें कि सामने वाले को ये फील हो कि आपने कुछ लिखा ही नहीं। क्लियर? उसमें आपकी मौलिकता होनी चाहिए। तो आप यही कर सकते हैं कि हम ये बता देंगे कि मानव जीवन में नैतिकता को मापने के टूल्स कौन से हैं और उन टूल्स का लोक प्रशासन में क्या उपयोग है, और फिर एक निष्कर्ष। इससे हमारा ये 150 शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप दोनों को डिफाइन करोगे तो 300 में भी नहीं होगा। क्लियर? फिर आप देखिए, मानव जीवन में नैतिकता तो महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक प्रशासन में और भी महत्वपूर्ण है। अर्थात हमने इस प्रश्न का पूरा इनकोड कर दिया अपनी भाषा में। क्लियर? अंत में आप अपना एक निष्कर्ष दे देंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कि नैतिकता होती क्या है। कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारे जो विचारक हैं उनका ये मानना है नैतिकता और नीति शास्त्र दोनों एक ही वर्ड हैं, लेकिन इन दोनों में एक काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस है। वो क्या? कि जो नैतिकता है वो पर्सन की व्यक्तिगत होती है और जो नीति शास्त्र है वो सोसाइटी पे डिपेंड करती है या उस स्टेट पे या उस राज्य पे डिपेंड करती है। अर्थात नैतिकता के अंतर्गत व्यक्ति का खुद का आचरण होता है, उसका प्रभाव खुद तक सीमित होता है, लेकिन नीति शास्त्र में जो आचरण होता है उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। क्लियर? तो आप ये मूल अंतर समझ के नैतिकता और नीति शास्त्र को लेकर अब देखते हैं कि नैतिकता होती क्या है। कई बार हम सोचते हैं वो इथिकल पर्सन है, उसके अंदर काफ़ी इथिक्स है, वो काफ़ी इंटीग्रिटी है, काफ़ी लॉयल पर्सन है, काफ़ी जस्टिसेबल है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। ये सब क्या चीज़ें दर्शाती हैं? ये सब चीज़ें उस पर्सन के आचरण को या उसके कैरेक्टर के पैरामीटर्स को दर्शाती हैं। आप अगर किसी पर्सन से मिलती हो
आप अगर किसी दोस्त से मिलते हो तो आप उससे दोस्ती कब करते हो? जब उसका कैरेक्टर आपके कैरेक्टर से मैच करता है, जब आपके विचार उसके विचार से मैच करते हैं। और आपके विचार कैसे हैं ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपकी नैतिकता कैसी है। अब आप सोचिए, कोई शराबी से आपकी दोस्ती थोड़ा ना हो सकती है, कोई ताश खेलने वाले से आप दोस्ती नहीं कर सकते। आप किससे दोस्ती करोगे? कि जो आपके साथ पढ़ाई करता हो, जो आपकी हर एक समस्या में आपका समाधान देता हो, आपके प्रति कमिटेड हो। इन सारे जो कैरेक्टर्स होंगे उससे आप उसकी एक पर्सनैलिटी बनाते हो, और उसी पर्सनैलिटी के बेस पर आप ये डिसाइड करते हो कि वो पर्सन आपका फ्रेंड बन सकता है या नहीं बन सकता। यानी कि आप उसकी नैतिकता के पैमाने को एक तराजू पे तौलते हो। क्लियर? तो नैतिकता होनी इसलिए ज़रूरी है। फिर आप देखोगे ये ऐसा मापदंड है जिसे सही और उचित मानकर स्वीकार किया जाता है। इसका संबंध व्यक्ति की अंतः अनुभूति से होता है। देखिए, हर व्यक्ति के लिए नैतिकता अलग है। किसी के लिए किसी जीव को मारना अनैतिक है, किसी के लिए किसी जीव को मार कर खाना नैतिक है। आप किसी भी वेजिटेरियन पर्सन से मिलोगे तो वो क्या कहेगा? अरे भाई, किसी भी पशु को नहीं मारना चाहिए। किसी नॉन वेजिटेरियन से मिलोगे, वो क्या कहेगा कि भाई अगर आप नहीं मार के खाओगे तो दालें इतनी महंगी हो जाएंगी, फिर तो आप रह ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो हर व्यक्ति के अपने तर्क हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी की नैतिकता का संबंध उसकी अंतः अनुभूति से लगाया जाएगा। किसी के लिए विजय माल्या अच्छे हैं तो किसी के लिए विजय माल्या खराब हैं, किसी के लिए मोदी जी अच्छे हैं तो किसी के लिए खराब हैं। तो ये डिपेंड करता है ना कि आप नैतिकता के पैमाने को कैसे डिसाइड करते हो। और एक बात और, कि नैतिकता का कोई विशेष नियम नहीं है, ना ही कोई सिद्धांत है जिसके आधार पर ये बता दो कि यही नैतिक है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हालांकि वो बेकार सा एग्जाम्पल है, फिर भी आप सुन लीजिए कि इंडिया में अगर आप अच्छी ड्रेसअप में रहते हो, भारतीय नारी के रूप में रहते हो तो काफ़ी अच्छे हो। बट आप अमेरिका में अगर पूरे फुल ड्रेस में रहते हो तो आप उनके कल्चर को नहीं शो कर रहे हो, आप अनैतिक माने जाओगे। जैसे आप इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पे किस नहीं कर सकते, बट आप अमेरिका में कर सकते हो, वहाँ पे इसको नैतिक माना जाता है। लेकिन इंडिया में इसे अनैतिक माना जाएगा। इंडिया में आप लिव इन रिलेशनशिप में, हालांकि अब तो माना जाता है, लेकिन समाज के हिसाब से ये अनैतिक है। लेकिन अमेरिका जैसी जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आप देखोगे इसे नैतिक माना जाता है। तो अलग अलग सब जगह पे रूल्स हैं, बट इनके बीच में से कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो नैतिकता को हर जगह कॉमनली होकर डिसाइड कराते हैं। तो वो पैरामीटर्स कौन से हैं जिस पे सबकी राय एक जैसी है, तो हम उसको देखते हैं। तो वो कौन से हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैतिकता आचरण के मापदंड है जिन्हें व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है। इसकी सहायता से क्या होता है, दूसरों के साथ हम तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप दोस्ती करते हो, कैसे आप चूज़ करते हो कि ये पर्सन आपके लायक है या नहीं। ठीक, इससे परस्पर संबंधों को प्रोत्साहन मिलता है, संबंध और मजबूत बनते हैं। अब मानव जीवन में नैतिकता की क्या महत्ता है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कई पैरामीटर ऐसे हैं जिस पे सबके सब एक साथ सहमत हैं। तो वो पैरामीटर्स अगर आपको किसी भी पर्सन में मिलते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, उस पर्सन में नैतिकता है। ठीक है, साथ ही वो पैरामीटर्स अगर बड़े स्तर में मिलते हैं तो हम मानते हैं कि वो एक अच्छा प्रशासक है और उसमें नैतिकता के गुण विद्यमान है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर नैतिकता का गुण आईएएस बनने के बाद नहीं आएगा। नैतिकता आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है, थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा। क्लियर? तो अब देखते हैं वो पैरामीटर्स कौन से हैं। पहला पैरामीटर है विवेक पूर्णता एवं वैधता का सूत्र। अर्थात आप देखोगे कि जो नियम कानून बनाए गए हैं आप उन्हें काफ़ी विवेक पूर्वक बनाते हो और आप भी उन नियम और कानून का पालन करते हो। जैसे संविधान में अगर कोई नियम है कि आप रोड के सिग्नल को अगर क्रॉस करोगे, आप अगर इंडियन फ्लैग का अपमान करोगे तो आपको भी पनिश है। ऐसा नहीं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप एक प्रशासक हैं तो आपको इस चीज़ की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर? और आपको ऐसे कानून अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक, फिर आता है उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता। मतलब आपने कोई एक डिसीजन लिया, आपने काफ़ी विचार करके उस डिसीजन को लिया, आप उसमें फेल हो गए। ठीक,
तो आप उस डिसीजन के प्रति रिस्पॉन्सिबल अपने आप को माने। आपने देखा होगा कई बार कई सारे लोग अगर गलती उनसे हो भी जाती है तो वो अपनी गलती छिपाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरी गलती थी नहीं, मैं तो इस बार पहली बार फेल हो गया क्योंकि मुझे ये सोर्स नहीं मिले थे। कहने का मतलब एक्सक्यूजेस देने से बचिए लाइफ में। हाँ मैं फेल हुआ क्योंकि मेरी गलती थी। और वैसे भी हमेशा एक फार्मूला याद रखिए कि गलती किसी की भी हो, अपनी हमेशा मानिए। जिस दिन आप ये करने लगेंगे ना कि हाँ मेरी गलती थी इसलिए मैं फेल हुआ, मेरी गलती थी, मेरे फार्मूले गलत थे, मैंने गलत लोगों को चूज़ किया, तब आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहलाओगे। समझ गए? और आपके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो काफ़ी अच्छी बिल्ट होगी। आप दूसरों पे थोपे ना कोई चीज़ कि नहीं नहीं इसने ये चीज़ की। क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो तो होता क्या है, भले गलती किसी लीडर की होती है लेकिन उत्तरदायित्व तो किसको लेना होता है, खुद को लेना होता है। क्लियर? और फिर जवाब देता, कई बार क्या होता है कि हम अपने सीनियर्स को जवाब नहीं देते, यानी कि हम उनको ये नहीं बताते। अगर उन्होंने हमसे कोई बात पूछी है तो हम टाल मटोल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उनको जवाब देना चाहिए कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई थी और मैं इस कारण से यहाँ पे गलत हो गया, आप मुझे यहाँ पर सुधार दीजिए। आप अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को, इन सबको मेंटेन करके रखिए। इसीलिए कहा जाता है उत्तरदायित्व तो हर पर्सन के अंदर होना चाहिए। फिर आप देखिए कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता। कई बार क्या होते हैं स्टूडेंट्स या कई सारे आईएएस ऑफिसर आईएएस बन जाएंगे, बट आईएएस वो बने क्यों हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य था देश के नागरिकों की सेवा करना, आपको टाइम पे अपनी जॉब पे जाना। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करते। जैसे मेरी ड्यूटी मान लीजिए है कि मैं आपको डेली 5 क्लास के क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 5 क्लासेस आपकी अलग अलग सब्जेक्ट से आएंगी। और मैं अगर किसी दिन छुट्टी करता हूँ, मैं आपको बिना बताए किसी दिन छुट्टी करता हूँ बिना कोई रीजनेबल कारण दिए, तो इसमें क्या है कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ। और अगर मैं अपने कर्तव्य से विमुख होता हूँ तो आप 2 दिन मेरी क्लास देखोगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे, कहोगे अरे ये पर्सन तो अच्छा नहीं है, ये कमिटेड नहीं है अपने कर्तव्य के प्रति। बट आप जब देखते हो कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 10 वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराऊँ, तो आपको लगता है कि हाँ वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है। क्लियर? तो ये भाव होना चाहिए। फिर आता है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता का क्या मतलब? जैसे मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक, तो इस प्रश्न के 2 तरीके हो सकते थे। एक तो ये कि मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब आप इसको ऐसे ऐसे इनकोड कर लें, ऐसे ऐसे लिख दें और आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैं आपके इसके हर एक बिंदु से रूबरू कराऊं, अपने पास जितना भी बेस्ट से बेस्ट मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराऊं। किसी भी प्रकार की उसमें ये ना रखूं कि नहीं अगर मैं ये नोट्स इनको दे देता हूं तो मेरी तैयारी प्रभावित होगी, मैं अगर इन्हें ये ज़्यादा बता दिया तो ये दिक्कत होगी। ऐसा नहीं। अगर मेरे अंदर वो कुशलतम सारे संसाधन हैं, मेरे अंदर अगर वो पॉइंट है जो बताना ज़रूरी है, तो मैं आपको बताऊंगा, अर्थात मैं अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा। यही चीज़ जब शासन में आप जाते हो तो कई सारे लोग क्या होते हैं, सोचते हैं अरे छोड़ो ना, अगर ज़्यादा हम काम करने लगेंगे तो ये सारा बोझ हम ही पे देंगे। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि बने रहो पगला तो काम करेगा अगला। मतलब अपने आप को बताएंगे भाई साहब हमें नहीं आता है करना, तो आप किसी दूसरे को दे दें। इससे क्या होता है कि आप अपनी कर्तव्य की कमिटमेंट के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हो, जो काफ़ी ख़राब चीज़ है। फिर आप देखिए संयोजन। संयोजन का क्या मतलब? कई बार आपके सामने ऐसा इथिकल डायलेमा होता है कि आप किसी संगठन की बात माने या उस सोसाइटी की बात माने, तो आपके पास ये एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि आप उस संगठन के प्रति डिसीजन लें या उस समाज के प्रति जिसके लिए आपने शपथ ली थी कि मैं जब आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो मैं इसकी ऐसे सेवा करूंगी। लेकिन अब आपके सामने दुविधा है। तो ये देखा जाता है कि उस समय आपने उन दोनों वस्तुओं को या उन दोनों संस्थानों को, चाहे संगठन हो चाहे समाज हो, इनको किस प्रकार मेल जोल कर बनाए रखा और किस प्रकार देश की इंटीग्रिटी को मजबूत रखा, अर्थात उस यूनिटी में किसी प्रकार की विखंडन नहीं होने दिया। क्लियर? फिर आता है अनुक्रियाशीलता एवं लचीलापन। आपने देखा होगा कई सारे लोग आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे जो पुराने विचारों में आज भी जड़े हुए हैं।
कि नहीं, अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो आप बिगड़ जाओगे, आप फेसबुक चलाती हो तो बिगड़ जाओगी, इस लड़की को फ़ोन मत दो, इसे बाहर पढ़ने के लिए मत भेजो, ये ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो डिस्टर्ब कर देगी, ये बाहर शहर में जाएगी तो हमारे संस्कार प्रभावित होंगे। ये सब क्या है? ये जटिलताएं हैं। इन जटिलताओं से अगर आप निकल गए और आप अपने अंदर अगर लचीलापन ले आए, मतलब कि आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे आप अपने गांव से यहाँ शहर आए हो, लेकिन आपके माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए हैं उनसे आपने समझौता नहीं किया। यहाँ पर आकर आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर रहे हो, उनकी नज़र में छिपाकर कोई बुरा काम नहीं कर रहे हो, और आप अपने जो ड्यूटी है जिस लिए आप यहाँ बनने आए हो उसको सही से कमिटेड होकर कर रहे हो। तो ये क्या दर्शाता है कि आपके अंदर लचीलापन है, मतलब खराब से खराब परिस्थिति में भी आप अपने आप को मैनेज कर लेते हो। क्लियर? देखिए, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो सबका कैरेक्टर अच्छा होता है, बट परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं तब आपका कैरेक्टर कैसा होता है ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आता है उपयोगितावाद। इसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे इथिक्स में। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है उपयोगितावाद की, यूटिलिटेरियन अप्रोच। इसमें क्या होता है, अधिकतम लोगों के कल्याण की बात की जाती है। मान लीजिए आपको पता है कि इस स्कीम को लॉन्च करने से 1000 लोगों को फ़ायदा होगा और 200 लोगों को लॉस होगा। देखिए, फ़ायदा जिसको होता है उनमें से कुछ लोगों को लॉस भी होता है, ठीक। तो आपने क्या किया, आप उस स्कीम को लॉन्च कर दोगे। अब 200 का नुकसान हो रहा तो होने दो ना, 1000 लोग तो फ़ायदे में हैं, और वैसे भी नुकसान और प्रॉफिट तो होता ही रहता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके प्रॉफिट का इंटेंशन सकारात्मक हो। क्लियर? तो हम इसको वहाँ पे पढ़ेंगे, आपके अंदर ये होना चाहिए। साथ ही करुणा। कई बार क्या होता है कि कई सारे आईएएस ऑफिसर आज भी अपने को समझते हैं कि वो ज़िले के मालिक हैं, वो सेवक नहीं समझते, उनके अंदर सिंपैथी नहीं होती। आप अगर उनसे मीटिंग करने जाओगे वो कहेंगे अभी टाइम नहीं है। कोई आम नागरिक गया बिल्कुल गरीब टाइप का तो उससे मिलेंगे नहीं। और आप देखना, अभी हाल ही में यूट्यूब पे एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही थी, शायद केरल के या तमिलनाडु के एक कलेक्टर साहब थे। उन्होंने एक बूढ़ी महिला की पेंशन की कंप्लेन को सुनने के लिए बाहर ही ज़मीन में वो बेचारी बैठी थी, उन माता जी के पास उसी सीढ़ियों में बैठकर अपने डिसीजन को दिया। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि माता जी आप अंदर ऑफिस आइए तभी हम आपकी बात सुनेंगे। कहने का मतलब कि उनके अंदर करुणा थी, उनके अंदर संवेदनशीलता थी कि हाँ, इन महिला के ऊपर, इन अम्मा के ऊपर जो स्थिति है पेंशन को लेकर वो कितनी खराब इनको लग रही होगी। उसी समय उन्होंने उसका डिसीजन लिया। अर्थात आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। क्लियर? फिर आता है राष्ट्रीय हित। आप जो भी डिसीजन लें उसमें देश के साथ समझौता ना करें। कई बार आपके पास ऐसे अवसर आते हैं जब आप आईएफएस बनती हैं कि आप ये स्मगल कर देंगे तो हम आपको इतना ये फ्लैट दे देंगे, वो दे देंगे, और आप देखते हो कि ये देश की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है तो आप उससे विमुख हो जाते हो। यही चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। फिर है न्याय। आप जब भी अपनी उस कुर्सी पर बैठें तो वहाँ पर ये मत सोचें कि आपका भाई फंसा है, कि आपकी माँ फंसी, कि आपके पिता फंसे। आप भाई माँ पिता से ऊपर उठकर देश के लिए देखें कि वास्तव में डिसीजन कैसा होना चाहिए। क्या ये डिसीजन समानता पर आधारित है? क्या ये डिसीजन निष्पक्षता पर आधारित है? क्या इस डिसीजन की न्याय संगतता है? आप ये देखिए, क्योंकि उस समय आप किसी परिवार के सदस्य नहीं होते हो, बल्कि आप उस जिले के मालिक होते हो। और जिले के मालिक का मतलब ये होता है कि उस जिले की सारी प्रजा आपकी है, केवल आपके 6 मेंबर आपके परिवार की आपकी प्रजा नहीं होती। क्लियर? उस समय आप कैसा डिसीजन लेते हो ये आपकी नैतिकता पर डिपेंड करता है। फिर है पारदर्शिता। आप कोई स्कीम लॉन्च करते हो, आप कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हो, उसके प्रति आप कितने ट्रांसपेरेंट हो। मतलब कि आपके पास कोई स्कीम आई, मान लीजिए सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें आपने कोई स्कीम के अंतर्गत आपको पेंशन देनी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसमें से घपला कर लिया, कुछ महिलाओं को आपने दे दिया, बाकी का आपने नेताजी के साथ में मिलकर घपला कर लिया। और जब आरटीआई दायर की गई तो आपने कहा कि इसके हमारे पास डाटा भी उपलब्ध नहीं है। वो मत करिए, आप ट्रांसपेरेंट रहिए, ठीक है। फिर है ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा क्या होती है ये मैंने ऑलरेडी आपको अपने एक प्रीवियस क्वेश्चन में करा दिया है, ठीक, कि अपने कर्मों और वादों के प्रति बिल्कुल एक समान रहना। आप जो बोलोगे वही आप करोगे, ठीक। ईमानदारी का मतलब कि हाँ, आपको अगर 10 बजे जॉब में जाना है तो आप 10 बजे जाओगे, वहाँ पे ये नहीं कि 11 बजे जाओगे कि आपको तो कोई कहने वाला है नहीं। अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहो। क्लियर? अब जब आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली
कि एक मानव जीवन में इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, और आप यकीन मानिए आप सब में ये सारे गुण हैं। आप मत सोचिए कि ये गुण हमें अब कैसे अंदर लाने हैं, आपके अंदर हैं। आप जब भी देखते हो ईमानदारी से अपने माता पिता को बताते हो, सत्य निष्ठा पूर्वक अपनी तैयारी कर रहे हो, पारदर्शी होकर लोगों को बताते हो कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, जब भी कोई बात आती है तो आप उस पर तर्क और तथ्य के माध्यम से अपना एक डिसीजन देते हो, ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। आप अपने बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करते हो, आप परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हो। घर में जिस राजा की तरह, जिस रानी की तरह रहती थी, आज यहाँ पे अपना कम से कम में अपना जीवन गुजारते हो। क्लियर? आप करुणा और संवेदना से बिल्कुल भरे हुए हो, इसीलिए तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। तो ये मत सोचो कि ये इतने सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर नहीं है क्या, आपके अंदर सब हैं, बस इनको किताबों में उकेरना है। क्लियर? तो आप ऐसे इनको उकेर देंगे। फिर वही है, जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई डिस्क्राइब करके, उन्हीं का ये सारा मर्म लिखा हुआ है, तो ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है। आप देखे होंगे, हाँ, यहाँ पे मैंने एक बात नोट की थी कि कई सारे लोग क्या होते हैं ना, कि अपनी ड्यूटी के प्रति और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बोझ मानते हैं कि अरे कौन ड्यूटी करेगा, फिर उसको उत्तर देना होगा। बल्कि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोझ नहीं होती, यह तो समाज की सेवा होती है और उसके प्रति रचनात्मक योगदान देने का एक अवसर होता है। अगर हर पर्सन यही सोच ले, आर्मी का जवान ये सोच ले कि मुझे ड्यूटी नहीं करनी, मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है, तो फिर क्या होगा? इससे यही होगा ना कि आप समाज के प्रति रचनात्मक योगदान नहीं देना चाहते हो, आप समाज की सेवा नहीं करना चाहते हो, तो आप इन बोझ से दूर रहिए। क्लियर? फिर आप देखिए कि आपको क्या करना है। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। हाँ, निष्कर्ष के तौर पर आप क्या देंगे? निष्कर्ष के तौर पर मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, आप उनको लोक प्रशासन में भी लिख दीजिएगा। समझ गए? तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, मैंने आपको एक साथ बता दिया कि आप इसे लोक प्रशासन में भी ऐड कर सकते हैं। अब आप निष्कर्ष कैसा देंगे? तो निष्कर्ष आप ऐसा दे सकते हो कि जो लोक प्रशासक होता है, उस पर ये निर्भर करता है कि वो जो वंचित वर्ग हैं, जो अंतिम से अंतिम जन के लोग हैं, जिनके लिए आप आईएएस बनने गए हो, उनको न्याय प्राप्त हो, उनको समरसता की भावना फील हो, और उन्हें ये लगे कि आज भी जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा या उस समय के युग निर्माताओं के द्वारा जो बनाया गया था, वो आज भी साकार रूप अपना लिए हुए, अर्थात उनको नीति नियम सिद्धांतों के तहत न्याय मिल रहा है, उनको किसी अनीति का सहारा नहीं लेना पड़ रहा, अर्थात वो अपना उसमें बिलीव बनाए रखें। और जब वो अपना बिलीव ऐसा बनाए रखेंगे और उस बिलीव को हम अगर यथावत रूप दे देंगे, तभी हम ये मानेंगे कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे हमने देश को कुछ एक बेहतरीन तोहफा उपहार में दिया। क्लियर? आप ऐसे अपना निष्कर्ष लिख सकते हो इस तरीके से। बाकी ये ऊपर की बात मैंने आपको पहले ही बता दी, समझ गए? तो इस तरीके से आप अपने इस उत्तर को लिख सकते हैं कि नैतिकता क्या होती है, मानव जीवन में इसका क्या रोल है। तो आप समझ गए कि मानव जीवन को किस प्रकार श्रेष्ठ बनाती है, साथ ही लोक प्रशासन में इसकी अपनी क्या महत्ता है। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।